अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। इट इज द मोस्ट एडवांस फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया। ये लास्ट फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का, और इसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे और सब फाइलम्स को भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फाइलम कॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो फाइलम कॉर्डेटा में फॉल करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनके 4 बेसिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी हम उस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स कह सकते हैं। तो वो 4 कैरेक्टर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके सब फाइलम्स को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन सा मेंबर है वो भी आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 4500 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो इक्वेटिक भी हैं कुछ, और कुछ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स का मतलब है कि वो कैरेक्टर्स जो कि किंगडम फोरिफेरा से लेके अब तक जो कैरेक्टर्स चलते आ रहे हैं, और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये कि कॉर्डेटा के अंदर जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंटीरियर टू पोस्टीरियर या डोर्सल टू वेंट्रल दोनों साइड से कट करके देखें तो वो 2 हाफ मिरर इमेजेस में डिवाइड हो जाता है। बाय मतलब 2। उसके बाद है ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इकाइनोडर्म के बाद हेमिकॉर्डेट और उसके बाद जितने भी ऑनवर्ड फाइलम्स हैं, क्लासेस हैं, वो सारी की सारी ड्यूट्रोस्टोम्स है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एक ब्लास्टुला स्टेज आती है और उसमें एक छोटा सा पोर बनता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर उस ब्लास्टोपोर से पहले एनस बन जाए उसके बाद माउथ बने तो इस करेक्टर को हम ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा से ऑनवर्ड जितने भी फाइलम हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम डिस्कस किए जिसमें आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनालिडा है, ये तीनों जो हैं वो प्रोटियोस्टोम्स थे। अब 4 करेक्टर्स हैं यूनिक जो कि फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के पास होनी चाहिए, तभी हम उसको कॉर्डेट कह सकते हैं। पहली जो है वो है नोटोकॉर्ड। अगर तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होगी तभी हम उसको कॉर्डेट कह सकते हैं। अब ये जो नोटोकॉर्ड है, ये फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये पूरी उसकी बॉडी को कवर कर रहा होता है। ये अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेड है, ये टेल है, तो ये पूरी बॉडी की को सराउंड कर रही होती है। ठीक है, दूसरा ये कि जो नोटोकॉर्ड है ये एक सेल की लेयर है और इस सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है और इसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, जो इसको सराउंड कर रहे हैं। अब ये इन सेल्स की वजह से इसको टर्जिडिटी भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और अपनी बॉडी को ये मूव कर सकता है। जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा एक हार्ड वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि बोन्स में। नोटोकॉर्ड जो है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और टर्जिड भी हो सकता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोन्स होती हैं और वो हार्ड हो चुका होता है। जाहिर है एवोल्यूशन में कोई भी चीज एकदम से चेंज नहीं होती, तो नोटोकॉर्ड पहले प्रेजेंट है, उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो दूसरा करेक्टर है इट इज फ्रेंजियल स्लिट्स। फ्रेंजियल स्लिट्स जो है ये हमने हेमिकॉर्डेटा में भी डिस्कस की थी, जो कि इस जगह पे प्रेजेंट होती हैं। और ये जो फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, दीज आर फ्रेंजियल स्लिट्स। ये जो फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम और आउटसाइड द बॉडी के दरमियान प्रेजेंट होती हैं, और अर्लियर ऑर्गेनिजम्स में इनका काम फिल्टर फीडिंग का होता था। अब जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा करेक्टर है इट इज डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड।
डियर स्टूडेंट, ये है नोटोकॉर्ड और उसके ऊपर डोर्सल का मतलब होता है आउटसाइड। तो ये जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे इसका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, क्योंकि ये डोर्सल वाली साइड पे है इसलिए हम इसको डोर्सल नर्व कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्डेट के मेंबर्स के पास डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पोस्ट एनल टेल। इन ऑर्गेनिज्म के पास पोस्ट एनल टेल भी होती है। डियर स्टूडेंट, दो चीजें होती हैं, एक होती है प्री एनल और दूसरी होती है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद। अब यहाँ पे देखो एनस यहाँ पे खत्म हो रही है लेकिन उसकी टेल अभी भी कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि ये एनएस के बाद है, इसलिए हम इसको पोस्ट एनल टेल कह रहे हैं। तो ये चार करेक्टर्स अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हैं, इसका मतलब है कि वो कॉर्डेट फाइलम से बिलोंग करता है। इसके अलावा इनके पास ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और वेंट्रल कंट्रिक्टाइल ब्लड वेसल्स होती हैं। वेंट्रल मतलब बॉडी की आउटसाइड, जो एक साइड होती है आउटर, और इनर साइड पे जो ब्लड वेसल्स होंगी उसको हम वेंट्रल ब्लड वेसल कहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमने करेक्टर अभी डिस्कस किए डिटेल में। उसके बाद इसका हम पहला सब फाइलम डिस्कस करते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली ट्यूनिकेट्स या सी स्कर्ट्स, जो कि इस फाइलम के मेंबर्स हैं। एक्चुअली यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। और ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इसकी बॉडी को कवर करती है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिक। ये जो ट्यूनिक है ये प्रोटीन, साल्ट और सेलुलोज से मिलकर बनती है और बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूनिकेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसकी चार मेजर क्लासेस हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट क्लास है वो है एसिडियसिया, जिसमें सी स्कर्ट्स भी आते हैं। ठीक है, अडल्ट इसके सिसाइल होते हैं और सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो दो क्लासेस हैं अपेंडिकुलेरिया और थैलिएसिया, ये दोनों प्लैंक्टोनिक होते हैं एज अ अडल्ट। प्लैंक्टोनिक का मतलब है कि ये वाटर की सरफेस पे क्या कर रहे होंगे, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है स्मॉल ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। और जो सिसाइल यूरोकॉर्डेट्स हैं ये अपनी किसी भी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं और जिसके जरिए अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं स्टूलन। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है जो यूरोकॉर्डेट है। ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला इसका हिस्सा एक हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प कर रहा होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं स्टोलन। ये वो पार्ट है जिसके जरिए ये ऑर्गेनिज्म किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी मजीद बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास दो ओपनिंग्स होती हैं बॉडी की उस जगह पर जो कि अटैचमेंट में हेल्प नहीं कर रही होती। पहली जो साइट है उसको हम कहते हैं ओरल साइफन, जहां से पानी एंटर होता है, और जहां से एग्जिट होता है उसको हम कहते हैं एट्रियल साइफन। जहां से एंटर होगा ओरल साइफन, जहां से एग्जिट होगा एट्रियल साइफन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसकी कंपोजिशन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ट्यूनिक है वो प्रोटीन, साल्ट और सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इसका मतलब है कि इनके पास मेसोडर्म भी प्रेजेंट है और मेसोडर्म से ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स बनते हैं। और इसके बाद इसमें स्टोलन होती है जो कि इसको हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसकी जो बॉडी है जिसको हम ट्यूनिक बॉडी वॉल, जिसको हमने ट्यूनिक का नाम दिया है, यहाँ पे इसका नर्व प्लेक्सिस होते हैं। यानी कि नर्व्स क्या होती हैं, एक्सॉन्स के गुच्छे होते हैं। अगर हम एक न्यूरॉन की कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन के ग्रुप को हम नर्व्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो ट्यूनिक बॉडी है, यहाँ पे ट्यूनिक जो लेयर है उसमें नर्व प्लेक्सिस होते हैं, यानी कि नर्व्स के गुच्छे होते हैं, जो कि ओरल और एट्रियल इन दोनों के दरमियान गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, और ये गैंग्लियन इन दोनों नर्व्स को कंट्रोल कर रहा होता है और इस तरीके से इसका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करता है।
इसके अलावा इसमें रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ज्यादातर ये साइफन्स के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इसकी दो ओपनिंग्स हैं। इसको हमने ओरल का नाम दिया और इसको हमने एट्रियल साइफन का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो इसकी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है ये ट्यूनिक कहलाती है, और उसके बाद ये जो लार्जेस्ट ओपनिंग है इसको हम कहते हैं ये फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स को एक लेयर कवर करती है और उस लेयर का नाम है एट्रियल, ठीक है। ट्यूनिक पूरी बॉडी को कवर करती है, एट्रियल एक ऐसी लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ इस फेरेंक्स को कवर करती है, ठीक है। ये फेरेंक्स है, उसके बाद इसका स्टमक है, स्टमक के बाद इसकी इंटेस्टाइन है, और फिर यहाँ से एनस से वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर ही रहता है। फिर जो वाटर की करंट है वो इसको एट्रियल साइफन से बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके पास एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोस्टाइल, और एंडोस्टाइल एक ऐसी लेयर है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करती है। हमने 3 लेयर्स डिस्कस की। पहली लेयर ट्यूनिक जो पूरी बॉडी को कवर करती है, उसके बाद एट्रिया जो कि सिर्फ फेरेंक्स को कवर करती है, और उसके बाद एंडोस्टाइल जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रही होती है। उसके बाद आपको इस फेरेंक्स के साथ यहाँ पे ये प्लेट्स ब्लेड्स नजर आ रही है, पोर्स नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं ये स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा जो है ये एक्चुअली फ्रेंजियल स्लिट्स की तरह की होती हैं, और ये फेरेंक्स को परफोरेटेड बनाती हैं, यानी कि पोरस बनाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे टेंटेकल्स होते हैं, पानी आता है और वहां से टेंटेकल जो है उसकी मूवमेंट के जरिए फूड फेरेंक्स में जाएगी, उसके बाद ये आइस स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एनएस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इनका जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस होता है, और जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट है वो एट्रियल साइफन के जरिए बॉडी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर्कुलेशन जो है वो इसकी फेरेंक्स के जरिए होती है, और इसका जो हार्ट है वो फेरेंक्स की बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फेरेंक्स खत्म हो रही है और इसके नीचे इसका हार्ट होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जाती हैं, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जाती हैं जो कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और इसके अंदर अमेबॉइड सेल्स होते हैं जो कि इसकी गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ इसकी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ब्लड इनका जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। डायरेक्शन ब्लड की हार्ट से इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा। ब्लड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके पास वेरियस एमेबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये वाटर में है इसलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और ये जो है वो फेरेंक्स से मूव करता है, और उसके बाद एमेबॉइड सेल जो हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये अमेबॉइड सेल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ इनके इनके पास कुछ पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के बाहर वाली साइड पे होते हैं, और ये भी एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सारे मोनोशियस होते हैं। डियर स्टूडेंट, मोनोशियस का मतलब है बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये हर मैफ्रोडाइट होते हैं, और इनके पास गुनेड्स प्रेजेंट होते हैं। They can do self fertilization, cross fertilization, external fertilization as well in internal fertilization. इनके पास 4 ऑप्शंस हैं, ये कोई भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो होगा क्या कि यहाँ से अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो एक मेंबर जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल टेस्टिस है वो स्पर्म्स को रिलीज कर देंगी, और कुछ अरसे के बाद जो एग है वो ओवरी से रिलीज होगा, यहाँ पर ही उसकी वाटर में रिलीज कर देंगे तो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद लार्वा बनेगा,
ठीक है। इनका जो लार्वा होता है इसके पास वो टोटल 4 करेक्टर्स होते हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किए कि एक कॉर्डेट के पास होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसकी माउथ के पास यहाँ पे एडहेसिव पेपिला होती है, और ये जो है एडहेसिव पेपिला है ये इसकी एक हार्ड सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है। जो ही ये लार्वा जो है ये बड़ा होता है तो फिर ये 180 के एंगल पे रोटेट करता है और ये इस तरह की इसकी पूरी बॉडी हो जाती है, जिसमें जो एडहेसिव पेपिला है वो स्टोलन में बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।